हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्ते डियर स्टूडेंट्स। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। यह चैनल उन सब स्टूडेंट्स के लिए है जो यूपीएससी, आरपीएससी, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, स्टेट पीएससी, नेट और यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए पॉलिटिकल साइंस को कॉन्सेप्ट क्लैरिटी प्लस एग्जाम ओरिएंटेड के साथ पढ़ना चाहते हैं। यहाँ हम सिर्फ फैक्ट्स नहीं बल्कि हिडन मीनिंग, एग्जामिनर ओरिएंटेड एनालिसिस और रियल कॉन्स्टिट्यूशनल लॉजिक समझते हैं ताकि आप आंसर लिखते वक्त क्लाउड से अलग दिखे। यहाँ रट्टा नहीं, समझने के लिए पढ़ना है। अब एक बार हम स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर। एक बार हम इंट्रो देख लेते हैं। मैं हूं नितिन कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। मैंने अपनी एमए यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान से कंप्लीट की है। मैं यूजीसी नेट क्वालिफाइड हूं और मैंने आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर 2023 वाला क्वालिफाई किया है। हाल ही में मैं करंटली अभी सहायक आचार्य हूँ राजकीय महाविद्यालय बयाना में। तो टीचिंग में मेरा फोकस है सिंपल लैंग्वेज, डीप कॉन्सेप्ट और एग्जाम फोकस्ड एक्सप्लेनेशन, ताकि कॉन्स्टिट्यूशन आपको टफ नहीं लॉजिकल लगे। तो हम देख लेते हैं एक बार कि आज के लेक्चर में हम क्या क्या पढ़ेंगे। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की। एक ऐसी जर्नी जो सिर्फ 1946 से लेते 49 की नहीं बल्कि 1773 से शुरू हुई कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस का रिजल्ट है। किसका रिजल्ट है? जो 1773 से जर्नी स्टार्ट हुई थी उसका। इस लेक्चर के बाद सिर्फ एक्ट याद नहीं रखेंगे बल्कि यह भी समझेंगे कि कौन सा ब्रिटिश एक्ट आज के इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का सोर्स है। इसका मतलब है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक किताब नहीं है बल्कि एक 200 साल लंबी जर्नी है जिसे इंडियंस ने ब्रिटिश कंट्रोल से डेमोक्रेसी में बदल दिया। तो हम इसी के साथ हमारा अगली स्लाइड से लेक्चर स्टार्ट करते हैं कि इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे। अब ऐसा क्यों बोला जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशन एक दिन में नहीं बना? आमतौर पे सभी स्टूडेंट बोल देते हैं कि 1946 से 1949 कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम्ड हुआ, लेकिन ये रियल ट्रूथ नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग का प्रोसेस 1773 से ही स्टार्ट हो गया था। कब से स्टार्ट हो गया था? 1773 से। 1773 में कौन सा एक्ट आता है? रेगुलेटिंग एक्ट 1773। वहां से कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। जब ब्रिटिश पार्लियामेंट ने पहली बार सोचा इंडिया को कैसे इफिशिएंटली गवर्न किया जाए, तो वो एक्ट आया था फिर 1773 वाला एक्ट। अब ये हमने देख लिया। आप देख लेते हैं हम भारतीय संविधान किसी एक दिन या घटना का परिणाम नहीं है। यह ब्रिटिश रूल के दौरान हुए लंबे स्टेटल और कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट का परिणाम है। और उसमें क्या क्या अधिनियम आए 1773 से लेकर 1947 तक, वो देखो एक बार। तो एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर आया, लेजिस्लेटिव इंस्टीट्यूशन आया, ये धीरे धीरे इन सबको हम डिटेल में पढ़ेंगे। लेजिस्लेटिव इंस्टीट्यूशन आया, जुडिशियल सिस्टम आया, सुप्रीम कोर्ट भी बना, हाई कोर्ट भी बने, इंडियन का पार्टिसिपेशन स्टार्ट हुआ अलग अलग एक्ट के द्वारा। ये पढ़ेंगे कि हम पहला इंडियन का पार्टिसिपेशन तब से स्टार्ट हुआ, ये सब देखेंगे आने वाली स्लाइड्स में। इन सबकी नींव रखी गई जिन पर आगे चलकर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण हुआ। तो ये आपके समझ में आ गया। ये चारों चीजें आई थी उस टाइम पे 1773 से 1947 तक, ये चारों चीजों का निर्माण हुआ था। अब हम अगली स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। अगली स्लाइड आपको मतलब बताता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट होता क्या है, रियल में इसका मतलब क्या है कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट का। तो हम देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट का क्या मतलब है। कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट का मतलब होता है ब्रिटिश पीरियड में जो एक्ट और लॉज आए थे ना, जिनकी वजह से गवर्नेंस को ऑर्गेनाइज्ड, सेंट्रलाइज्ड, अकाउंटेबल बनाया गया, उन्हें हम कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट बोलते हैं। मतलब ये सीरीज थी जिसकी वजह से इंडिया में जो गवर्नेंस था वो सेंट्रलाइज्ड हुआ, अकाउंटेबल हुआ और ऑर्गेनाइज्ड हुआ। अभी ये कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट का मतलब समझ में आ गया ना। अब हम इसका ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट आया क्यों था। तो इसका पहला जो ऑब्जेक्टिव था ना, वो तो था ईस्ट इंडिया कंपनी पे नियंत्रण। ईस्ट इंडिया कंपनी पे नियंत्रण क्यों जरूरी था? जिससे ये जो वहां की ब्रिटिश मोनार्की थी उसके अंडर में रहे, उसकी लिमिट में रहे, इसलिए ईस्ट इंडिया कंपनी पे नियंत्रण जरूरी था। दूसरा था एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म, जिससे इकोनॉमी और एडमिनिस्ट्रेशन अच्छे से चल सके, इसलिए एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म जरूरी थे। तीसरा था लॉ, जिससे क्राइम बढ़ ना जाए इंडियन के बीच, लॉ एंड जस्टिस सिस्टम की स्थापना, जिससे क्राइम ना बढ़ जाए और इंडिया ब्रिटिश से ऊपर ना आ जाए। और चौथा था सीमित रूप से इंडिया का पार्टिसिपेशन। अब इंडियन का पार्टिसिपेशन क्यों स्टार्ट किया इन्होंने? जिससे इनका जो एडमिनिस्ट्रेटिव और गवर्नेंस था वो अच्छे से चल सकते थे, क्योंकि हर चीज ब्रिटिश नहीं संभाल सकते थे, ये बहुत कम थे पॉपुलेशन में। तो ये इंडियन तो पार्टिसिपेट, इन्होंने ग्लोबल लेवल से पार्टिसिपेशन स्टार्ट किया इनका, जिससे नीचे रूप पे इंडियन काम अच्छे से कर सकते, जबकि अपर लेवल पे ब्रिटिशर्स ही रहते थे हमेशा। तो ये आपके ऑब्जेक्टिव समझ में आ गए। पहला ऑब्जेक्टिव था ईस्ट इंडिया कंपनी पे नियंत्रण, दूसरा ऑब्जेक्टिव है एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म, तीसरा ऑब्जेक्टिव है लॉ एंड जस्टिस सिस्टम, और चौथा ऑब्जेक्टिव है सीमित रूप से इंडियन का पार्टिसिपेशन। तो चारों ऑब्जेक्टिव क्लियर है ना। अब हम हमारे एक्ट स्टार्ट करते हैं। तो पहला एक्ट कौन सा है? रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट से पहले एक बार हम पेज पढ़ लेते हैं
कि 4 फेज में माना जाता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट था वो 4 फेज में हुआ था मुझसे थे। तो पहला फेज कौन सा माना जाता है? सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी आती है और मुगल डायनेस्टी से परमिशन लेती है बिजनेस करने की। फेज में क्या है? पहला फेज हम देखेंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी के जो कंट्रोल में था ना प्रारंभिक शासन, वो कमर्शियल कंट्रोल में था। किसमें था? कमर्शियल कंट्रोल। मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिश पार्लियामेंट के कंट्रोल में नहीं आती थी उस समय, एक ट्रेडर थी ये। तो फिर पहले फेज में ये एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में लाया गया, इसको मतलब ब्रिटिश मोनार्की के अंदर लाया गया। ये इसी फेज में चलेगा। सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी का कमर्शियल कंट्रोल तो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल कर दिया गया। फिर उसके बाद आता है 1773 से लेकर 1853 का काल। इसमें क्या होता है? इसमें केंद्रीयकरण करा जाता है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल था ना उसको सेंट्रलाइज कर देते हैं। तब हुआ था ये 1773 से लेकर 1853 तक। फिर इसके बाद 1858 में क्राउन रूल आता है, वाइसरॉय बना दिया जाता है। गवर्नर जनरल को वाइसरॉय बना दिया जाता है। ये हम बहुत डिटेल में देते हैं, बहुत अच्छे से देते हैं, इनमें एक्ट के बारे में पढ़ेंगे हम। इसके बाद फोर्थ आता है 1861 से लेकर 1909, जब इंडियन पार्टिसिपेशन होता है और सुधार का काल बोलते हैं। इसमें बहुत सारी चीजें डेवलप होती है इंडिया में, बहुत सारे लॉ आते हैं, बहुत सारे एक्ट आते हैं। तो अब अगला देखते हैं, अगली स्लाइड में स्टार्ट करते हैं हमारा रेगुलेटिंग एक्ट 1773। इसे हम अच्छे से पढ़ते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट, ये पहला एक्ट था इंडिया का जो डिटेल में आया था। अब पहले हम देखते हैं कि 1773 से पहले क्या हो रहा था। 1773 से पहले जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी ना, वो एक ट्रेडर थी। क्या थी? ट्रेडर। और प्रॉपर्टी ओरिएंटेड थी। पार्लियामेंट से ऑलमोस्ट फ्री थी। तो हम देख लेते हैं एक बार। पहले तो ईस्ट इंडिया कंपनी क्या थी? ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रेडर थी। ट्रेडर थी और ये प्रॉफिट ओरिएंटेड थी। इसका मेन ही उद्देश्य था सिर्फ प्रॉफिट कमाना कैसे भी इंडिया में। और तीसरा क्या था? पार्लियामेंट से ये ऑलमोस्ट फ्री थी। अब जो 1773 रेगुलेटिंग एक्ट आता है ना, उसमें क्या होता है कि सेंट्रलाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। मतलब चीजें मोनार्की के अंडर में आना स्टार्ट हो जाती है। औपचारिक शुरुआत, ये लिखा भी हुआ है तो भारत में सेंट्रलाइज प्रोसेस की औपचारिक शुरुआत ईस्ट इंडिया कंपनी के अफेयर को रेगुलेट करने हेतु। ये क्लियर है? अब पार्लियामेंट ने मैसेज दिया, कंपनी अब बिजनेस नहीं गवर्नमेंट चला रही है। कंपनी अब बिजनेस नहीं गवर्नमेंट चला रही है। तो ये क्लियर उद्देश्य था पार्लियामेंट का। अब इसमें पता है, एक तो ये इंपॉर्टेंट है आपका, जैसे बिगनिंग ऑफ जुडिशियल सिस्टम 1774 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होती है कलकत्ता में। ये रहा। अब 1774 में जब स्थापना होती है ना, तो अपन बहुत बार क्या करते हैं, 1773 में एक्ट आया था। तो ये कंफ्यूजन स्टेटमेंट है, वो दे देता है कि 1773 में हुई थी, जो ये गलत हो जाता है। 1773 में नहीं आया था सुप्रीम कोर्ट कलकत्ता में, कब आया था? 1774 में। तो इसमें एक तो ये याद रखना थी सुप्रीम कोर्ट 1774 में आया था, और दूसरा ये याद रखना थी उससे गवर्नर चीफ जस्टिस का क्या नाम था? सर एलिजा इम्पे। सर एलिजा इम्पे। ये याद रखिएगा आप ना, ये दो फैक्ट। और एक बार हम इससे और प्रोविजन देख लेते हैं कि बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बनाया गया। पहले सिर्फ गवर्नर था, उसका नाम चेंज करके गवर्नर जनरल बना दिया गया। और पहले गवर्नर जनरल कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग। पहले गवर्नर जनरल बंगाल थे कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग। बम्बे एवं मद्रास तो बंगाल के अधीन कर दिया गया। गवर्नर जनरल को रूल्स एंड रेगुलेशन बनाने की शक्ति दी गई। गवर्नर जनरल की सहायता हेतु 4 मेंबर एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाई गई। कितनी? 4 मेंबर एग्जीक्यूटिव काउंसिल। और ये हमने देख लिया बिगनिंग ऑफ जुडिशियल सिस्टम 1774। अब इसमें याद करने वाले क्या फैक्ट है? पहला फैक्ट है, बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया। और पहले गवर्नर जनरल कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग। कब बने? ये 1773 रेगुलेटिंग एक्ट में। अब ये पूछ लेता है, ये वाला याद रखना आप, है ना। और बम्बे और मद्रास को बंगाल के अंडर कर दिया गया। और तीसरा जो इंपोर्टेंट फैक्ट है वो है 1774 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई। 1773 में नहीं, 1774 में। और ये याद नहीं रहता जनरली कि पहले चीफ जस्टिस कौन से? सर इलिजा इम्पे। तो ये आपके तीनों चारों चीजें क्लियर है। अब इसमें यही इंपोर्टेंट चीज है 1773 रेगुलेटिंग एक्ट में। अब हम अगला एक्ट देखते हैं हमारा। अगला एक्ट है 1784 का, पिट्स इंडिया एक्ट बोलते हैं जिसको। जो पिट्स इंडिया एक्ट आया था ना, वो इसमें जो मेन चीज थी ना, इस चीज द्वारा ड्यूअल डेवलपमेंट को लागू किया गया था भारत में। अब ये आया क्यों था ड्यूअल डेवलपमेंट? एक तो पहला था, ब्रिटिश गवर्नमेंट को डर था कंपनी इंडिया में पावरफुल हो रही है। ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में पावरफुल हो रही है, पार्लियामेंट का कंट्रोल कम हो रहा है, इस वजह से ड्यूअल डेवलपमेंट लाया गया। अब इसमें क्या किया था, कंपनी को तो बिजनेस फेस कर दिया गया। और ब्रिटिश कैबिनेट थी ना, वो पॉलिटिकल ब्रेन हो गई इन सब चीजों का।
तो हम इसमें देख लेते हैं इसके फीचर क्या है, इंपोर्टेंट फीचर। पहला है कंपनी एरियाज ब्रिटिश पोजीशन इन इंडिया, ये अभी हमने देखा ही था। और कमर्शियल कंट्रोल आ गया कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के पास। पॉलिटिकल बर्थ आ गया बोर्ड ऑफ कंट्रोल, जिसमें टोटल कितने मेंबर थे, 6 मेंबर। और बम्बे व मद्रास में गवर्नर काउंसिल स्टेब्लिश कर दी गई। गवर्नर जनरल काउंसिल में मेनली 4 या 3 मेंबर होते थे, 4 या 3 मेंबर कर दिए गए। और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ना, जो पिट्स इंडिया में स्टेटमेंट में पूछ लेता है या फिर मैदा कॉलम में दे देता है, वो है ड्यूल कंट्रोल इंट्रोड्यूस किया गया इसमें पिट्स इंडिया एक्ट में। तो इसमें आप मेनली एक ही चीज याद रखोगे कि ड्यूल गवर्नमेंट या ड्यूल कंट्रोल किसमें आया था, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में। ठीक है, क्लियर है। तो अब हम अगला एक्ट देखते हैं हमारा। अगला एक्ट है चार्टर एक्ट 1813। अभी से बहुत सारे लोग एडुकेशन एक्ट भी बोल देते हैं। चार्टर एक्ट 1830 में लिखा है 1 लाख, जैसे इधर लिखा हुआ है। बाकी पॉइंट हम बाद में देखेंगे, एक बार हम एडुकेशन वाला पॉइंट देख लेते हैं कि 1 लाख पर ईयर देने की बात की गई थी। 1 लाख ईयर लिखा होता है ना, तो स्टूडेंट खुश हो जाते हैं कि ब्रिटिश ने उस टाइम पे 1 लाख देने की बात की थी। तो ये क्यों आया था, इसका एम क्या था? इसका एम था इंडियन को क्रिटिकल थिंकर बनाना, जिससे वो क्लर्क और हेल्पर बन सकते अच्छे से, क्योंकि उसमें दिक्कत आ रही थी, उनको प्रॉब्लम आ रही थी ब्रिटिशर्स, तो इसलिए ये 1 लाख पर ईयर दिया गया। क्यों? इंडियन को क्रिटिकल थिंकर बनाने के लिए नहीं दिया गया था, बल्कि क्लर्क और हेल्पर बनने के लिए दिया गया था। उनको लगा था इंडिया तो वो अच्छा बनाना चाहते थे लोगों, तो इसलिए दिया गया था, नहीं, जिससे वो क्लर्क और हेल्पर अच्छे से बन पाए, इस वजह से दिया गया था। तो ये आपके समझ में आ गया क्या था इसका मेन मतलब, इंडिया इन ब्लूड इंग्लिश इन टेस्ट। क्या था, एक बार मैं लिख देता हूँ इसको, ये आप कहीं भी यूज कर सकते हो। इंडिया इन ब्लड इंग्लिश इन टेस्ट, तो इसलिए दिए गए थे वो 1 लाख पर ईयर थे। तो ये क्लियर है। अब इसमें क्या होता है, कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त किया जाता है, सिर्फ कुछ एक्सेप्शन को छोड़ के। क्या समाप्त कर देते, व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया जाता है टोटली। क्या क्या नहीं करा जाता, चाइना ट्रेड, टी, ओपियम तो छोड़ते, सारे जो एकाधिकार थे वो जो कंपनी के पास थे उनको समाप्त कर दिया जाता है पूरी तरह। और इसमें एक ये स्टेटमेंट अच्छा है, ये स्टेटमेंट में दे देते बुधवार कि मिशनरी कब से अलाउड किए गए थे, तो तब से किए थे मिशनरी होता आना अलाउड। 1813 जो चार्टर एक्ट आया था, उससे मिशनरी इंडिया में आ सकते हैं, ऐसा अलाउ कर दिया था। तो ये भी क्लियर है आपने। अब कंपनी का जो रूल था ना, 20 ईयर के लिए और एक्सटेंड कर दिया गया था। कितने साल के लिए एक्सटेंड किया था चार्टर एक्ट 1813 में, 20 साल के लिए। और फर्स्ट फाइनेंशियल प्रोविजन फॉर एजुकेशन 1813 ये हमने देखा ही था, 1 लाख पर ईयर देने की बात की रही थी। तो ये भी आपका क्लियर है। अब इसमें जो इंपोर्टेंट 3 फैक्ट है, सबसे इंपोर्टेंट है कि एजुकेशन का जो एक्ट था वो चार्टर एक्ट था 1813, जिसमें 1 लाख पर ईयर देने की बात की रही थी। और दूसरा था मिशनरी का आना तब से अलाउड हुआ था भारत में, चार्टर एक्ट 1813 से। और तीसरा इंपोर्टेंट फैक्ट है कि व्यापारिक एकाधिकार समाप्त तब हुआ था 1813 में, सिर्फ कुछ एक्सेप्शन थे। और वो एक्सेप्शन क्या थे, चाइना ट्रेड, टी, ओपिनियम, इनको छोड़ते बाकी सारे एकाधिकार खत्म कर दिए गए थे। तो ये तीनों फैक्ट क्लियर है, वो हम आगे बढ़े। अब अगला है चार्टर एक्ट 1813। कौन सा है, चार्टर एक्ट 1813। चार्टर एक्ट 1833 में क्या था, ये पहला स्टेप था तीसरी प्रति इंडिया तो यूनाइटरी बनाने के लिए। किसके लिए पहला स्टेप था, इंडिया तो यूनाइटरी बनाने के लिए। यूनाइटरी बनाने के लिए ये पहला स्टेप था। इसमें क्या हुआ था, जो पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे ना, कौन पढ़े थे हमने पहले, गवर्नर याद रखना आप अभी, क्योंकि अब हम गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया पढ़ेंगे। पहले गवर्नर जनरल बंगाल कौन थे, वॉरेन हेस्टिंग। कौन थे, वॉरेन हेस्टिंग। अभी हमने देते थे थोड़ी देर पहले ही। और ये कौन से एक्ट में आए थे, वॉरेन हेस्टिंग कौन से एक्ट में पढ़े थे हमने, 1773 वाले एक्ट में पढ़ा था वॉरेन हेस्टिंग का नाम। इसमें पढ़ा था 1773। अब जो ये हमने गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल पढ़े थे ना, इन्हें बदल दिया गया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया में। इसमें गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। अब से ये गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल क्या होती है, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। और पहला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन बने, लॉर्ड विलियम बेंटिक। अभी याद रखना आप इनका नाम, अभी हम आधे 22वां पढ़ेंगे जब मैं वापस पूछूंगा। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन बने, विलियम बेंटिक। अब इसमें मेन चीज देता हूँ आपको, जो मद्रास और बम्बे में लेजिस्लेटिव पावर समाप्त कर दी गई। अब आपको याद होता है मैंने बताया था एक्सेप्शन थे इसमें, जो चाइना की ट्रेड मोनोपोली थी, ओपियम ट्रेड था, वो एक्सेप्शन था, वो भी वो वाली मोनोपोली भी समाप्त कर दी गई। जो एक्सेप्शन, 3 एक्सेप्शन छोड़े थे इन्होंने, 3 एक्सेप्शन हमने पढ़े थे, चाइना ट्रेड,
टी और ओपियम। तो टी और ओपियम अभी रहता गया, लेकिन चाइना ट्रेड मोनोपोली तो समाप्त कर दिया गया। और तीसरा हमने देखा था कि एडुकेशन हेतु पहले जो 1813 में था वो 1 लाख पर ईयर था, लेकिन अब इसको बढ़ाते कितना कर दिया गया, 10 लाख पर ईयर, ठीक ना, 10 लाख पर ईयर। और गवर्नर जनरल काउंसिल थी, जो काउंसिल थी उसके 4 मेंबर बनाए थे, 4 मेंबर। ये आ गया ना ये पॉइंट आपके समझ में। और पहला लॉ कमीशन कब बना, 1834 में। अब ये वाली लाइन भी याद रखना, 1834 वाली, क्योंकि 1833 में आया एक्ट, लेकिन पहला लॉ कमीशन कब बना है, 1834 में। और इससे चेयरमैन कौन थे, लॉर्ड मैकाउले। लॉर्ड मैकाउले कौन थे, लॉर्ड मैकाउले। और इसमें ये हमने देख लिया ऊपर थी, इसमें सेंट्रलाइजेशन कंप्लीट हो गया था, पूरी पावर अब किसके हाथ में थी, पार्लियामेंट के हाथ में। तो ये एक बार हम इसमें इंपोर्टेंट चीजें देख लेते हैं। चार्टर एक्ट 1833, जिसको हम सेंट हेलिना एक्ट ये बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सेंट हेलिना। और इसमें क्या हुआ था, सेंट्रलाइजेशन कंप्लीट हो गया था, यूनाइटरी हो गया था ब्रिटिश इंडिया, कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन हो गया था, ब्रिटिश इंडिया यूनाइटरी हो गया था। और जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे, जो थे वॉरेन हेस्टिंग, जो हमने 1773 एक्ट में पढ़े थे, अब उन्हें क्या बोला, नाम चेंज कर दिया गया उनका, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। और पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन बने, लॉर्ड विलियम बेंटिक। ये नाम क्लियर है ना, आप तो इसको अच्छे से याद रखना, लॉर्ड विलियम बेंटिक। और मद्रास और बम्बे में थी लेजिस्लेटिव पावर तो समाप्त कर दिया गया, और कंपनी तो एक कमर्शियल बॉडी से एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बना दिया गया। और एजुकेशन में जो पहले 1813 चार्टर एक्ट में 1 लाख पर ईयर दिए गए थे, उन्हें बढ़ाते 10 लाख पर ईयर कर दिया गया। और जो 3 एक्सेप्शन दिए गए थे कंपनी, तो बाकी सारी पावर तो 1813 में ही ले ली थी, लेकिन अब जो 3 एक्सेप्शन थे, चाइना ट्रेड, टी और ओपियम। तो अब सिर्फ टी, अब क्या बचे, चाइना ट्रेड मोनोपोली खत्म होने के बाद अब सिर्फ टी बचा और ओपियम बचा, ओपीएम बचा। और गवर्नमेंट काउंसिलिंग में कितने मेंबर थे, टोटल 4 मेंबर। और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है इसका, पहला लॉ कमीशन तब बना 1834 में, और उससे पहले चेयरमैन कौन बने, लॉर्ड मैकाउले। तो ये आपके क्लियर है ना, 1833। अब हम अगले एक्ट की ओर बढ़ते हैं। अगला एक्ट का आपका चार्टर एक्ट 1853। कौन सा, चार्टर एक्ट 1853। अब एक बार हम 1853 का चार्टर एक्ट देख लेते हैं, उसके बाद हम इसमें इंपोर्टेंट क्वेश्चन की बात करेंगे, इसमें से क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं, क्या क्या स्टेटमेंट बनता है। तो पहला तो है इसमें मॉडर्न लेजिस्लेटिव जो सिस्टम था ना, वो यहीं से स्टार्ट होता है, कहाँ से, 1853 चार्टर एक्ट से। इसमें एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव का सेपरेशन कर दिया गया, दोनों को अलग अलग कर दिया गया। और लेजिस्लेटिव जो काउंसिल बनी उसको मिनी पार्लियामेंट भी बोलते थे, क्या बोलते थे, मिनी पार्लियामेंट, मिनी पार्लियामेंट। और इसमें ही जो कंपटीशन एग्जाम था सिविल सर्विसेज के लिए, उसको ओपन कर दिया गया। ये पहले क्लोज था, पहले इंडियन नहीं दे सकते था, हर कोई नहीं दे सकता था, अब इसे ओपन कर दिया गया आम जनता के लिए भी। और फर्स्ट टाइम लोकल रिप्रेजेंट हुआ, जो 6 न्यू मेंबर थे, 4 सेलेक्टेड हुए, उनमें से बंगाल, मद्रास और बम्बे के लिए। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट है ना, पहला तो यही बनता है कि सेपरेशन कब हुआ लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव फंक्शन का, तो वो तब हुआ 1853 में, तब हुआ सेपरेशन 1853 में। और दूसरा सिविल सर्विसेज को ओपन कब किया गया, तो ये किया गया 1853 चार्टर एक्ट में। और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट बनता है, वो बनता है कि लोकल रिप्रेजेंटेशन कब से स्टार्ट किया गया, तो वो चार्टर एक्ट 1853 से ही स्टार्ट किया गया। तो ये तीनों याद रहेंगे आपको। पहला है सेपरेशन, पहला क्या है, सेपरेशन। और दूसरा क्या है, लोकल रिप्रेजेंटेशन, लोकल रिप्रेजेंटेशन। और तीसरा क्या है, ओपन कर दिया गया सिविल सर्विसेज एग्जाम, तो सिविल सर्विसेज एग्जाम तो ओपन कर दिया गया। तो हम अगले सबसे इंपॉर्टेंट एक्ट की ओर बढ़ते हैं। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट एक्ट है ना, वो ये है हमारा 1858। इसमें बहुत सारे चेंजेस हुए, इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं बहुत बार। वैसे तो 1835 तो बोलते हैं मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन इसमें भी बहुत सारी चीजें चेंज होती है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। अब ये आता क्यों है, वो सब तो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म के लिए आ रहे थे, लेकिन ये आता है 1857 की रिवोल्ट के बाद। ब्रिटिश क्राउन डायरेक्ट कंट्रोल लेता है, क्राउन ले लेता है अब डायरेक्ट कंट्रोल इंडिया का। तो हम देखते हैं इसमें है क्या, इसमें कंपनी अबॉलिश हो जाती है और क्राउन का रूल बिडेन हो जाता है। और गवर्नर जनरल तो 22 में कन्वर्ट हो जाता है, अब से गवर्नर जनरल क्या हो जाता है, 22। तो हम देख लेते हैं एक बार, ये पहले गवर्नर जनरल वाला देख लेते। तो सबसे पहले तो हमने क्या पढ़ा था, सबसे पहले हमने जो पढ़ा था ना, वो सबसे पहले हमने पढ़ा था गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, बंगाल। वो इसमें पढ़ा था हमने 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में, रेगुलेटिंग एक्ट
1773। और वो कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग। और दूसरा जो हमने सबसे इंपोर्टेंट पढ़ा था इसके बाद, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। और गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया पहली बार कौन बनते हैं और कब बनते हैं, कौन सा एक्ट? तो पहली बार जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनते हैं ना, वो बनते हैं 1813 के चार्टर एक्ट में। 1813 के चार्टर एक्ट में। और वो कौन बनते हैं? लॉर्ड विलियम बेंटिक। विलियम बेंटिक। तो ये आपका क्लियर है ना, दोनों फैक्ट। अब तीसरा जो आता है ना, तीसरा जो हम पढ़ेंगे कि अब से गवर्नर जनरल तो वाइस रॉय बना दिया गया। और वाइस रॉय, पहले वाइस रॉय कौन बने? लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग। तो ये तीन फैक्ट होते हैं आपके, है ना। पहले वाइस रॉय 1858 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में। 1858 के लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग। तो ये तीनों फैक्ट क्लियर है ना वहाँ पे। अब हम देख लेते हैं बस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 में क्या क्या आया था। तो भारत में कंपनी रूल का अंत हो गया और क्राउन रूल की शुरुआत हो गई। ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया टोटली। पहले तो इनको बीच में एडमिनिस्ट्रेटिव पावर भी बना दिया गया था। अब पावर ट्रांसफर्ड हो गई ब्रिटिश क्राउन को। और बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को भी समाप्त कर दिया गया। अब सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इंडिया का पद बनाया गया। कौन सा पद? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। और आपके पहले सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया कौन बनते हैं? आपके पहले सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया बनते हैं लॉर्ड स्टैनले। लॉर्ड स्टैनले, जिनको एडवर्ड स्टैनले भी बोलते हैं। एडवर्ड स्टैनले या लॉर्ड स्टैनले। और 15 मेंबर की एक एडवाइजरी काउंसिल बनाई जाती है। तो इसमें आपके तीन चार फैक्ट है। ये पहला फैक्ट है कि गवर्नर जनरल को वाइसरॉय कर दिया जाता है और आपके पहले वाइसरॉय बनते हैं लॉर्ड कैनिंग। और ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को पूरी तरह समाप्त कर दिया जाता है। बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड कंट्रोल कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को भी समाप्त कर दिया जाता है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में आपके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया का पद बनाया जाता है। और पहले सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया बनते हैं लॉर्ड स्टैनले एडवर्ड। तो आपको ये क्लियर है। अब इसके बाद अगला जो एक्ट आता है वो आता है इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। अब इंडिया 1861 में जो काउंसिल एक्ट आता है उसमें बहुत सारे चेंजेस होते हैं। तो देख लेते हैं एक बार हम वो क्या क्या चेंजेस थे। अब इस एक्ट में क्या होता है ना, ब्रिटिशर्स को समझ आता है कि इंडियंस को साथ में लेना जरूरी है। मतलब इंडियंस होने चाहिए हमारे साथ में अपना एडमिनिस्ट्रेटिव चलाने के लिए। क्योंकि 1857 की रिवॉल्ट के बाद उन्हें पता लग गया था कि इंडियन का ऑपरेशन जरूरी है। तो इस एक्ट में फीचर क्या होते हैं इनके कि फर्स्ट टाइम इंडियंस एज ए नॉन ऑफिशियल मेंबर। पहले जो हो रहा था ना वो नॉन ऑफिशियल मेंबर ही ऐड हो रहे थे। अब पहली बार नॉन ऑफिशियल मेंबरों के अलावा ऐड होते हैं इंडियन। और इसी एक्ट में पहली बार क्या होता है, वाइसरॉय जो बनाया था ना 1858 में, उसको क्या दी जाती है? ऑर्डिनेंस पावर। और ऑर्डिनेंस पावर का मतलब क्या होता है, इसे हम और भी डिटेल बढ़ेंगे। जब भी कॉन्स्टिट्यूशन में ऑर्डिनेंस है प्रेसिडेंट को और गवर्नर, तो ऑर्डिनेंस में क्या होता है, जब पार्लियामेंट उसमें ना हो ना, अपने वर्किंग डेज में ना हो, तो वाइसरॉय कोई भी लॉ बना सकता है। तो वो पावर किसे दी जाती है? वाइसरॉय। तो ऑर्डिनेंस पावर इसी में 1861 में। और इसमें पोर्टफोलियो सिस्टम तो रिकॉग्निशन दी जाती है। पोर्टफोलियो सिस्टम तो क्या मिलती है? रिकॉग्निशन मिलती है। और मद्रास और बम्बे तो लेजिस्लेटिव पावर दी जाती है दोबारा, जो पहले ले ली गई थी। अब किसमें ली थी मद्रास और बम्बे की लेजिस्लेटिव पावर? हमने देखा था अभी थोड़ी देर पहले। लेजिस्लेटिव पावर लेके मद्रास और बंगाल थी 1833 में जो चार्टर एक्ट आता है उसमें। और 1862 में 3 इंडियन को नॉमिनेट किया जाता है। जो फर्स्ट टाइम इंडियन एज ए नॉन ऑफिशियल मेंबर थे ना, वो 1862 में किया जाता है। कब? 1862। तो ये आपके तीनों चीजें क्लियर है इसमें। पहली बार फर्स्ट टाइम इंडियन है जो नॉन ऑफिशियल मेंबर। मद्रास और बम्बे की पुण्य वापस लौटा दी जाती है लेजिस्लेटिव पावर। और इसमें 22 है तो ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर दी जाती है। तो ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर कब दी गई थी? 1867 में। किसको दी गई थी? 22 है तो। अब इसके बाद आता है हमारा 1892 का इंडियन काउंसिल एक्ट। कौन सा? इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। अब जो हमारे अभी हमें देखने को मिलता है डिस्कशन कल्चर, वो यहीं से डेवलप होता है। कहाँ से? इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। इसमें बजट डिस्कशन स्टार्ट होता है, क्वेश्चन टू एग्जीक्यूटिव स्टार्ट होता है। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो है बजट और क्वेश्चन डिस्कशन स्टार्ट हो जाते हैं। बजट पर डिस्कशन का अधिकार मिल जाता है और एग्जीक्यूटिव से क्वेश्चन पूछने की अनुमति भी मिल जाती है।
तो इसमें इम्पोर्टेंट क्या है, 1892 में हमें क्या मिल जाता है, ट्यूशन प्लस बजट डिस्कशन। और इलेक्शन सबका पीरियड नहीं, लेकिन इनडायरेक्ट इलेक्शन सिस्टम स्टार्ट हो जाता है यहाँ से। इनडायरेक्ट इलेक्शन सिस्टम तब से स्टार्ट होते हैं 1892 से। अभी हम पढ़ेंगे डायरेक्ट इलेक्शन भी, फिर तब से स्टार्ट होंगे। तो इनडायरेक्ट इलेक्शन तब से स्टार्ट हो जाते हैं 1819 काउंसिल एक्ट, 1892 इंडियन काउंसिल एक्ट। लेकिन इलेक्शन सबका यूज नहीं होता इसमें। और सेंट्रल एवं प्रोविंशियल काउंसिल में नॉन ऑफिशियल मेंबर बढ़ाए जाते। नॉन ऑफिशियल मेंबर आए तब थे 1862 में या 61 में। तो ये क्लियर है ना आपके, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 भी। तो अगले एक्ट की ओर बढ़ते हैं। अगला एक्ट इंपोर्टेंट है। अगला एक्ट आता है इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, जिसमें काफी चीजें चेंज होती है। तो हम देख लेते हैं एक बार इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 में क्या क्या होता है। अब इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 में क्या होता है, इंडियन पॉलिटिक्स का कम्युनल टर्न यहीं से स्टार्ट होता है। कौन सा कम्युनल टर्न? इंडियन पॉलिटिक्स में कम्युनल पॉलिटिक्स की शुरुआत किससे होती है, 1909 इंडियन काउंसिल एक्ट से। अब हम इंडियन काउंसिल एक्ट को मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म। ये नाम भी याद रखना। अभी हम 1919 का भी देते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 क्या बोलते हैं। तो इसमें मेन चीज है कि कम्युनल टर्न आता है यहाँ से। सेपरेट इलेक्टोरेट स्टार्ट होते हैं, किस किस के लिए स्टार्ट होते हैं ये हम देते हैं थोड़ी देर में। और पहली बार फर्स्ट इंडियन वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल में ऐड होते हैं। तो इनका नाम याद रखना आप, एसपी सिन्हा। कौन थे? एसपी सिन्हा। पहले इंडियन जो वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल में ऐड होते हैं, उनका क्या नाम था? एसपी सिन्हा। प्रोविंस में नॉन ऑफिशियल मेजोरिटी होती है। बजट डिस्कशन तो पहले ही स्टार्ट हो जाता है, अभी 1892 वाले ऐड में बजट डिस्कशन और क्वेश्चन टू एग्जीक्यूटिव। अभी इसमें सप्लीमेंट्री क्वेश्चन भी ऐड हो जाते हैं। अभी हमने देखा था कि सेवरल इलेक्टोरेट किस लिए स्टार्ट होते हैं? मुस्लिम के लिए। सेवरेट इलेक्टोरेट किससे दिया जाता है? मुस्लिम। तो जिसकी वजह से कम्युनल रिवॉर्ड बढ़ जाते हैं। और जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, उससे मेंबर बढ़ाते 60 कर दिए जाते हैं। तो इसमें दो इंपॉर्टेंट चीज है। पहला तो है वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल में पहले इंडियन मेंबर को ऐड किया जाता है, उनका नाम था एसपी सिन्हा। और मुस्लिमों को सेपरेट इलेक्टोरेट किया जाता है। और इसलिए हम मिंटो तो, लॉर्ड मिंटो तो फादर बोलते हैं कम्युनल इलेक्टोरेट का। किससे आप फादर बोलते हैं? कम्युनल इलेक्टोरेट का। तो ये आपके क्लियर है ना 1909 वाली चीजें? ये भी सेम ही है, 16 से स्टार्ट कर दिए जाते हैं सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर। तो ये हमने देख लिया अभी, है ना। अब हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 पढ़ते हैं। अब जो आपके दो बड़े एक्ट थे ना, वो बचे। एक तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 है, और एक गवर्नमेंट मिनी कॉन्स्टिट्यूशन है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, जिससे हम बहुत सारी चीजें अडॉप्ट करते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। तो हम 1919 पढ़ते हैं। अब हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट तो मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म भी बोलते हैं। तो ये इस पे बेस्ड था, मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट पे। तो अब हम इसके फीचर देख लेते हैं। इसमें जो काउंसिल ऑफ इंडिया थी ना, उसके मेंबर रिड्यूस कर दिए जाते हैं। मेंबर रिड्यूस कर दिए जाते हैं। मिनिमम तो कर दिए जाते हैं 8 काउंसिल ऑफ इंडिया थे, और मैक्सिमम कर दिए जाते हैं 12। मिनिमम कितने थे? 8। और मैक्सिमम कितने थे? 12। और इनका टर्म या टेन्योर कर दिया जाता है 5 ईयर का। कितने था? 5 ईयर का। अब इसमें सेंट्रल लेजिस्लेचर भी देख लेते हैं। सेंट्रल लेजिस्लेचर फर्स्ट बाइकैमरल लेजिस्लेचर, फर्स्ट बाइकैमरल लेजिस्लेचर बनाई जाती है। और इसमें काउंसिल ऑफ स्टेट में कितने मेंबर बनाए जाते हैं? 60 मेंबर। और लेजिस्लेटिव असेंबली में कितने? 45 तो नॉमिनेटेड और 104 इलेक्टेड। अब ये डाटा है फैक्चुअल, जी आप तो याद करना पड़ेगा खुद को। तो मेंबर हमने काउंसिल ऑफ इंडिया में देख लिया 8 मिनिमम और 12 मैक्सिमम। और सेंट्रल लेजिस्लेचर में फर्स्ट बाइकैमरल लेजिस्लेचर बनाई जाती है। काउंसिल ऑफ स्टेट तो 8 रहती है, और दूसरी रहती है लेजिस्लेटिव असेंबली। और काउंसिल ऑफ स्टेट में 60 मेंबर, और लेजिस्लेटिव असेंबली में नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं 45 और इलेक्टेड मेंबर होते हैं 104। अब गवर्नर जनरल की पावर अनचेंज होती है, कोई चेंज नहीं किया जाता। और इंडियंस इन एग्जीक्यूटिव इंक्रीज कर दी जाती है 8 से 3 तक, 3 मेंबर कर दिए जाते हैं। अब 1 2 3, है ना। अब और कुछ फीचर देख लेते हैं इसमें। अभी तक कम्युनल इलेक्टोरेट सिर्फ मुस्लिमों तो दिया गया था 1909 में। अब इसमें सिक्को तो भी दिया जाता है, किनको? सिक्को, एंग्लो इंडियंस तो, और यूरोपियंस तो। तो इसमें कम्युनल इलेक्टोरेट तो एक्सटेंड कर दिया जाता है तीन तीन को, सिक्को, एंग्लो इंडियन इंडियंस तो, यूरोपियंस तो। अब ये आपको बहुत बार बहुत ऑप्शन में वुमेन्स भी दे देते हैं, तो वो गलत हो जाता है। सिर्फ सिक्को, एंग्लो इंडियंस और यूरोपियन को दिया जाता है। और पहला इलेक्शन कब होता है? फर्स्ट इलेक्शन 1920 में। फर्स्ट सेंट्रल असेंबली तब बनती है 9 फरवरी 1921। अब ये आजकल आरपीएससी बहुत हार्ड क्वेश्चन पूछ रही है, तो ये डाटा आप खुद याद रखो एग्जैक्ट, क्योंकि ये डायरेक्ट हो जाते पूछ लेते हैं अब। और चैम्बर ऑफ प्रिंस बनाया जाता है, तब बनाया जाता है 1921 में। और इससे वाइस प्रेसिडेंट कौन बनते हैं? महाराजा गंगा सिंह।
और डिवीजन ऑफ सब्जेक्ट होता है, सेंट्रल सब्जेक्ट होती है 46 और प्रोविंशियल सब्जेक्ट होती है 50। तो ये डाटा क्लियर है, मैं एक बार फिर से रिपीट करवा देता हूँ, लेकिन ये डाटा आपको याद करना पड़ेगा। तो एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं इनको हम। अब पहले तो इसमें हमने काउंसिल ऑफ इंडिया पढ़ा था। क्या पढ़ा था? पहले तो ये याद रखिए, इसको क्या बोलते थे, मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। पहले हमने इसमें पढ़ा था काउंसिल ऑफ इंडिया। उसके मेंबर रिड्यूस कर दिए जाते हैं, मिनिमम तो हो जाते हैं 8 और मैक्सिमम हो जाते हैं 12 और टेन्योर रखा जाता है 5 ईयर का। फिर हम सेंट्रल लेजिस्लेचर पढ़ा था, पहली बार बाई कैमरल लेजिस्लेचर बनाई जाती है, काउंसिल ऑफ स्टेट और लेजिस्लेटिव असेंबली की। और काउंसिल ऑफ स्टेट में 60 मेंबर रखे जाते हैं और लेजिस्लेटिव असेंबली में 45 नॉमिनेटिव मेंबर होते हैं और इलेक्टेड होते हैं 104। और गवर्नर जनरल में इंडियन थे जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल में, वो बढ़ा दिए जाते हैं 1 से 3 तक। फिर हमने देखा था पहले इलेक्शन होते हैं 1920 में, फर्स्ट सेंट्रल असेंबली बनती है 9 फरवरी 1921 में। और कम्युनल इलेक्टोरेट पहले मुस्लिम तो दिए गए थे, जो 1909 में वो एक्सटेंड कर दिए जाते हैं 6 एंग्लो इंडियन और यूरोपियन। ये आप याद रखना है, 6 तो याद रह जाता है, एंग्लो इंडियन और यूरोपियन भी याद रखना। स्टेटमेंट में आ जाता है या कंफ्यूज हो जाते हैं हम बहुत बार। तो इस बार यूरोपियन को भी दिया जाता है। और चैम्बर ऑफ प्रिंस बनाया जाता है 1921 में। और महाराजा रंदा सिंह तो इसका पहला वाइस प्रेसिडेंट बनाया जाता है। और डिवीजन ऑफ सब्जेक्ट होता है, सेंट्रल सब्जेक्ट 46 और प्रोविंशियल सब्जेक्ट 50। अब हम अगले एक्ट की तरफ बढ़ते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। क्योंकि इसमें बहुत सारे चेंजेस आते हैं 1935 और बहुत सारी चीजें एडॉप्ट करता है इंडिया बाद में इसी एक्ट में से। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। अब हम पढ़ते हैं एक बार इससे क्या बैकग्राउंड थे, इससे क्या फ्यूचर थे, क्या हमने अडॉप्ट किया और क्या इम्पैक्ट पड़ा इसका। यह एक्ट ना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का स्ट्रक्चरल बेस्ड था। ये लॉन्गेस्ट एक्ट था, इसमें प्रोविंशियल ऑटोनॉमी मिलती है, फेडरल स्कीम आती है और 3 लिस्ट बनाई जाती है अलग अलग उसकी। अब इसका हम बैकग्राउंड देख लेते हैं। इसका बैकग्राउंड, फेलियर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट इन 1919। जो 1990 में अभी हमने एक्ट पढ़ा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वो फेल हो जाता है पूरी तरह। रिप्रेसिव मेजर लाइक रोलेट एक्ट क्रिएटेड असंतोष, इसकी वजह से अराजकता बढ़ जाती है रोलेट एक्ट जैसे एक्टों की वजह से। और नेशनल मूवमेंट भी हो रहे थे, नॉन कोऑपरेशन, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ये सब चल रहे थे उस टाइम पे। पूर्ण स्वराज की मांग हो रही थी। तो उन सब को दबाने के लिए, उन सब को शांत करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आता है। अब 1935 एक्ट आने से पहले राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हो रही थी आपके 1930 से 32 पे, जिसमें बहुत सारे इंडियन लीडर पार्टिसिपेट करते हैं। एक वाइट पेपर 1933 में बाद पब्लिश हुआ था। द एक्ट रिसीव्ड रॉयल असेंट ऑन 2 अगस्त 1935। 1935 में इसको असेंट तब मिली थी, इसको परमिशन तब मिली थी 2 अगस्त 1935। अब इससे फीचर देख लेते हैं हम, फीचर क्या है, इससे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है। तो पहला जो पॉइंट है ना, वो तो है कि इसमें 14 पार्ट थे टोटल। कितने पार्ट थे? 14 पार्ट। 321 सेक्शन थे और 10 शेड्यूल थे। आज के टाइम पे टोटल कितने शेड्यूल है? 12। और उस टाइम पे कितने पार्ट थे? 14 तो पार्ट थे। इनको भी आप ऐसे याद रखना, ये आज के टाइम पे कंपेरिजन करते दे देंगे। तो 14 पार्ट थे, 321 सेक्शन थे और 10 शेड्यूल थे। अब ये तो प्रेम्बल नहीं थी, प्रेम्बल तो बाद में नेहरू जी ने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के तौर पे ऐड किया था, तो इसमें कोई प्रेम्बल नहीं था। स्टेटमेंट में आ जाए तो ये गलत होता प्रेम्बल वाला। इसमें जो काउंसिल ऑफ इंडिया थी उसे अबॉलिश कर दिया गया और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो थे उन्हें कंटिन्यू रखा गया। अब हमने पहले सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कौन पढ़े थे इंडिया के? लॉर्ड स्टैनले या एडवर्ड स्टैनले। तो ये आपके क्लियर है। अब ब्रिटिश पार्लियामेंट तो रिमेन सुप्रीम रहता गया, सर्वोच्च रहता गया। अब इसमें प्रोविंशियल इको ऑटोनॉमी आती है ना, प्रोविंशियल तो क्या दी जाती है? ऑटोनॉमी। अब डायरेक्टली जो इंट्रोड्यूस की थी 1919 में, उसको अबॉलिश कर देते हैं ये एक्ट। डायरेक्टली 1919 को जो दी गई थी प्रोविंस, तो उसको अबॉलिश कर देता है ये एक्ट। प्रोविंस वर गिवन ऑटोनॉमी इन एडमिनिस्ट्रेशन। प्रोविंस तो ऑटोनॉमी दे दी जाती है, जो हमने देता ही था। गवर्नर स्टिल इंजॉय विशेष अधिकार एंड डिस्क्रिशनरी पावर। मतलब अभी जो डिस्क्रिशनरी पावर मिली हुई थी, जब विशेष अधिकार मिले हुए थे गवर्नर, तो वो अब भी इंजॉय करता है, उनको हटाया नहीं जाता। और प्रोविंशियल ऑटोनॉमी कब आती है? पोस्ट में 1937 में। तो इसमें आप मेनली प्रोविंस यही याद रखना, बस प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दे दी जाती है, प्रोविंस तो डायरेक्टली हटा दी जाती है, और ये पोस्ट में तब आती है 1937 में। ये पॉइंट याद रखना बस आप। अब डायरेक्टली है सेंटर, जो डायरेक्टली पहले प्रोविंस में दी रही थी और सेंटर में नहीं दी थी, वो इस बार सेंटर में इंट्रोड्यूस की जाती है। 2 सब्जेक्ट बनाई जाती है, रिजर्व और ट्रांसफर सब्जेक्ट। पर ये कभी ऑपरेटेड में नहीं आती, मतलब ये लागू नहीं होती कभी।
ये क्लियर है। अब एग्जीक्यूटिव पावर देख लेते हैं हम। गवर्नर जनरल रियल एग्जीक्यूटिव ऑथोरिटी, इमरजेंसी ऑर्डिनेंस एंड वीटो पावर, गवर्नर्स डिस्क्रिशनरी पावर टू डिसमिस मिनिस्ट्री। तो गवर्नर जनरल तो रियल एग्जीक्यूटिव पावर मिलती है, जो इमरजेंसी ऑर्डिनेंस और वीटो पावर होती है ना, जो उसकी डिस्क्रिशनरी पावर और स्वयं विवेकी पावर होती है ना, वो गवर्नर जनरल को मिलती है। अब ये याद रखना आप, सेफगार्ड एंड इमरजेंसी वाला सेक्शन 93 है ना, जो गवर्नर रूल के लिए था उस टाइम पे, जो बेसिस से आर्टिकल 356 था, जो अब है ना, वो उस टाइम पे सेक्शन 93 था। पूछ लेंगे सेक्शन 91, 92, 93, 94 में से कौन सा गवर्नमेंट रूल को डिफाइन करता है, तो सेक्शन 93 डिफाइन करता है ना, सेक्शन 93। अब इसके बाद फेडरेशन ऑफ इंडिया की बात करते हैं, लेकिन ये भी कभी बन नहीं पाती फेडरेशन ऑफ इंडिया। ऑल इंडिया फेडरेशन की बात करते हैं, ये एक्ट 1935 एक्ट है ना, लेकिन ये कभी बन नहीं पाता। अब इसमें ब्रिटिश प्रोविंस तो अपने आप आ जाती है, लेकिन देसी रियासतों तो साइन करना पड़ता है इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन, जो वो कभी कोई रियासत साइन करती है और कोई नहीं करती, इसी वजह से ये लागू नहीं हो पाता। तो ये आपके क्लियर है, ऑल इंडिया फेडरेशन ये कभी वो इम्प्लीमेंट ही नहीं हो पाती, क्योंकि इसमें देसी रियासतें साइन नहीं करती। अब एक बार हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर और देख लेते हैं। पावर वर डिवाइडेड इनटू 3 लिस्ट। पहली थी फेडरल लिस्ट। फेडरल लिस्ट में टोटल कितने सब्जेक्ट थे? 59। प्रोविंशियल लिस्ट थी 54 सब्जेक्ट थे, और कॉन्टिनेंटल लिस्ट थी 36। अब रेसिड्यूरी पावर इसमें गवर्नर जनरल को दी जाती है। रेसिड्यूरी पावर क्या होता है? अब ये कोई सब्जेक्ट इन तीनों लिस्ट में नहीं आती ना, तो वो अपने आप गवर्नर जनरल के हाथ में चली जाएगी। जिस सिस्टम लेटर बिकम द बेसिस ऑफ इंडियन, या भाई हमने देख ही लिया। अब इसमें हमने क्या देखा ऑल इंडिया फेडरेशन में, कि ब्रिटिश प्रोविंस तो अपने आप आ जाएगी, और देसी रियासत तो ऑप्शनल माना जाता है कि अगर वो साइन करेंगे तो वो आ जाएंगे इसमें। और हमने लिस्ट दी थी, 3 लिस्ट थी। फेडरल लिस्ट में 59 सब्जेक्ट थे, प्रोविंशियल लिस्ट में 54 सब्जेक्ट थे, और कॉन्टिनेंटल लिस्ट में 36 सब्जेक्ट थे। और रेसिडरी पावर किसको दी गई? गवर्नर जनरल को। अब हम इससे लेजिस्लेचर देख लेते हैं। फेडरल लेजिस्लेचर, ये बाई कैमरल लेजिस्लेचर आज प्रपोज्ड था, ये लागू नहीं हुआ था। एक तो काउंसिल ऑफ स्टेट था, दूसरा फेडरल असेंबली था। तो दो हाउस बनाए जाते हैं, काउंसिल ऑफ स्टेट और फेडरल असेंबली। और इसमें फ्रेंचाइजी लिमिटेड वोटिंग राइट दिए जाते हैं। अब किसको दिए जाते हैं? प्रॉपर्टी टैक्स एडुकेशन बेस पे। किस पे बेचते? प्रॉपर्टी पे, टैक्स पे। ये याद रखना आप, 3 चीजों पे बेचते। अदर स्टेटमेंट आए तो प्रॉपर्टी टैक्स एडुकेशन बेस्ड। 14% पॉपुलेशन इन फ्रेंचाइज है ना, तो ये क्लियर है, जिनके पास प्रॉपर्टी होगी, जो टैक्स देंगे, जो एडुकेटेड होंगे, उन्हें ही वोटिंग राइट मिलेगा। ये इसमें आता है, लिमिटेड वोटिंग राइट आता है 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में। और फेडरल कोर्ट भी बनाया जाता है, जो स्टेब्लिश होते हैं 1937 में। ये भी याद रखना आप, फेडरल कोर्ट कब स्टेब्लिश होते हैं? 1937 में। इट डेल्ट विद सेंट्रल प्रोविंस डिस्प्यूट के लिए कौन सा कोर्ट बनाया जाता है? फेडरल कोर्ट। और वो लागू बनता है 1937 में। और इसी को हम बाद में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया बोलते हैं। क्या बनता है? ये बाद में जाते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। अब इससे बहुत क्रिटिसिज्म होती है इस एक्ट के, अलग अलग। गांधी जी भी इसे स्लेव कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, और पंडित मदन मोहन मालवीय इसे बोलते हैं डेमोक्रेटिक इन फॉर्म बट होलो इन स्पिरिट। डेमोक्रेट, ये सिर्फ दिखने में डेमोक्रेटिक है, लेकिन अंदर से खोखला है। ये कौन बोलता है? पंडित मदन मोहन मालवीय। तो आप ये भी याद रखना। इसका क्रिटिसिज्म इसी वजह से भी होता है, क्योंकि एक्सेसिव पावर मिल जाती है गवर्नर्स एंड द गवर्नर जनरल को। अब एक बार हम इसकी इम्पैक्ट और इम्पोर्टेंस देख लेते हैं। तो इसमें से इसका इंपॉर्टेंस था, पहले तो इसमें से बहुत सारी चीजें एडॉप्ट की इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने। उनमें से पहला था, जैसे फेडरल स्ट्रक्चर मान सकते हैं, सेंट्रल स्टेट रिलेशन हो सकता है। उसके बाद इमरजेंसी प्रोविजन भी ऐड लिए गए इसमें से। तो काफी चीजें एडॉप्ट की गई इसमें से। पावर ऑफ गवर्नर भी एडॉप्ट की गई। और प्रोविजनल ऑटोनॉमी मिली इंडियंस को ट्रेंड होने के लिए सेल्फ गवर्नमेंट में। और इट प्रोवाइड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस टू इंडियन लीडर। इंडियन ऐड हुए तो उन्हें पता लगा कि एडमिनिस्ट्रेटिव चलेगा कैसे। तो एक बार हम इसको रिवाइज कर लेते हैं, इसकी कुछ चीजें। जैसे हम जनरल फ्यूचर से देख लेते हैं। इसके 14 पार्ट, 321 सेक्शन और टोटल 10 शेड्यूल थे। इसमें कोई प्रेम्बल नहीं था। और इसमें सेक्रेटरी ऑफ स्टेट टू कंटिन्यू रहता गया। इसमें प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दी गई, प्रोविंशियल डायरेक्टली ले ली गई उनसे वापस, और डायरेक्टली सेंट्रल को दे दी गई। और प्रोविंशियल ऑटोनॉमी कब से आती है? 1937 से। और डायरेक्टली इंट्रोड्यूस करी गई सेंटर पे। रिजर्व एंड ट्रांसफर सब्जेक्ट पे दे दी गई सेंटर पे। 2 सब्जेक्ट डिवाइड हो रही, रिजर्व एंड ट्रांसफर लिस्ट। उसके बाद एग्जीक्यूटिव पावर गवर्नर जनरल के पास रही, जिसमें इमरजेंसी और ऑर्डिनेंस और वीटो पावर थी। और सेक्शन 1933 इसकी बात करता है, गवर्नर्स रूल थी। फिर इसके बाद फेडरेशन ऑफ इंडिया आ जाता है, ऑल इंडिया फेडरेशन की बात की जाती है।
और देसी रियासत तो ऑप्शनल माना जाता है, अगर वो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन साइन करेंगे तो वो ऑल इंडिया फेडरेशन में आ जाएंगे, लेकिन ये कभी लागू नहीं होता। उसके बाद 3 लिस्ट बनाई जाती है, फेडरल लिस्ट, प्रोविंशियल लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। फेडरल लिस्ट में कितने सब्जेक्ट थे? 59, प्रोविंशियल लिस्ट में 54 और कॉन्करेंट लिस्ट में 36। और रेसिड्यूरी पावर किसके पास थी? गवर्नर जनरल के पास। इसके बाद फेडरल लेजिस्लेचर आ जाता है, बाई कैमरल लेजिस्लेचर प्रपोज्ड किया जाता है, जिसमें टोटल 2 हाउस थे, काउंसिल ऑफ स्टेट और फेडरल असेंबली। और फ्रेंचाइजी लिमिटेड वोटिंग राइट दिए जाते हैं, प्रॉपर्टी होगी जिसके पास, जिस जो टैक्स पे करेगा और जो एडुकेटेड होगा उन्हें, और सिर्फ ये 14% पॉपुलेशन को मिलता है। उसके बाद फेडरल कोर्ट की बात की जाती है, 1937 में स्टेब्लिश होता है, जो सेंटर और प्रोविंस डिस्प्यूट को रिसॉल्व करेगा, जो आगे जाते सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया बनता है। और ये एक्ट इसका क्रिटिसाइज होता है बहुत बहुत ज्यादा। पंडित मदन मोहन मालवीय इसको बोलते हैं डेमोक्रेटिक इन फॉर्म बट होलो इन स्पिरिट, और गांधी जी से स्लेव कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। और दिस एक्ट व क्रिटिसाइज फॉर एक्सेसिव पावर दे देता है ये गवर्नर और गवर्नर जनरल, तो उसी वजह से भी क्रिटिसाइज होता है। फिर हमने इसके इम्पैक्ट और इंपोर्टेंस देते हैं। इसकी इंपोर्टेंस की बहुत सारी चीजें अडॉप्ट करता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इस एक्ट से। इससे इंडियंस को सेल्फ गवर्नमेंट में ट्रेंड होने में हेल्प मिलती है, और इसमें काफी इंडियन लीडर पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये आपका मीटिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमने पूरा देखा आज। तो स्टूडेंट्स, आज हमने देखा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसी एक डेट कमिटी या एक लीडर का रिजल्ट नहीं था। ये कॉन्स्टिट्यूशन है 1773 से लेके 1947 तक के ब्रिटिश एक्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेरिमेंट और इंडियन पॉलिटिकल स्ट्रगल का आउटकम था ये। ब्रिटिशर का ऑब्जेक्टिव था कंट्रोल और कन्वीनियंस, लेकिन इंडियन से उन्हें ही कॉलोनियल रूल को डेमोक्रेसी, जस्टिस और लिबर्टी के टूल में कन्वर्ट कर दिया। तो ये सारी चीजें देखी हमने आज, है ना। तो अगर आपको ये लेक्चर यूजफुल लगा हो और आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुए हो तो वीडियो तो लाइक जरूर करिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, और ऐसे ही एग्जाम ओरिएंटेड लेक्चर के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल। तो इसके बाद हम हमारा अगला भी देखेंगे, इस सीरीज को हम कंटिन्यू रखेंगे, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सीरीज। तो ये आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें हम आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का लगभग पूरा सिलेबस कंप्लीट करेंगे। तो बने रहिए इस सीरीज में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सीरीज में। Thank you for watching this lecture.